हेलो दोस्तों, सभी को नमस्ते। मैं हूं ब्रजेश और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कहानियों की दुनिया में। आज की हमारी कहानी प्रसिद्ध लेखक अमरकांत जी के द्वारा रची गई एक लोकप्रिय कहानी है, बस्ती। कहानी बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक कहानी है। शुरू करते हैं कहानी। वह एक साधारण आदमी था। अब वह कविताएं भी नहीं लिखता था। काव्य उत्साह में उसने कभी अपना उपनाम नहीं दिया था, आत्मानंद। इसके बाद वह लूण, तेल, लकड़ी के फेर में पड़ गया। वह ठिगना और दुबला पतला था। उसके चार टेढ़े तिरछे बच्चे थे, जैसे शिवजी के बाराती। वह सीधा और सरल था, दूसरों पर जल्दी ही विश्वास कर लेता था। वह उस समय एक शीलन भरे बदबूदार मकान में रहता था, जहाँ चौबीसों घंटे अंधेरा रहता था। उसके मकान में एक ही कोठरी थी, जिसमें वह सपरिवार इस प्रकार निवास करता था जैसे पुराने सामानों का एक कंजास अंदर ठूस दिया गया हो। मकान मालिक हर वर्ष किराया बढ़ा देता। ऊपर से वह रोब भी गालिब करता था। जब किराया देने में थोड़ा भी विलंब हो जाता तो ऊपर से नीचे आंगन में कूड़े गिरने लगते और बिजली की लाइन काट दी जाती। मकान मालिक इस तरह उसको फटकारता मानो वह कोई चोरी करते पकड़ा गया हो। मकान मालिक की बातों को वह हंसकर बर्दाश्त कर जाता था, क्योंकि उसके पास और कोई उपाय भी नहीं था। शहर में और भी बहुत से लोग ऐसी ही जिंदगी व्यतीत कर रहे थे। आसमान फटना चाहता है, न मालूम कब से बादल जमे हुए हैं। अंधेरी रात। रामलाल उसी समय बांकेलाल के साथ आ पहुंचे थे। उनकी गर्दन किसी दृढ़ संकल्प भावना से शानदार ढंग से लोच खाई हुई थी। उन्होंने कोठरी में बिछी चारपाई पर बैठते ही चाय के लिए मना कर दिया। इसके बाद गंभीर स्वर में बोला, क्या हमारी जिंदगी गुलामों से बदतर नहीं है? आत्मानंद उनको चौंक कर देखने लगा। वह कुछ डर भी गया, क्योंकि वह वास्तविकता को टाल जाने का आदी हो चुका था। रामलाल ने कहा, संघर्ष ही मुक्ति का उपाय है। हम सबको संगठित होकर ये मांग बुलंद करनी चाहिए कि हमारे लिए एक नई बस्ती बनाई जाए। वह धारा प्रवाह बोलते गए। आत्मानंद के हृदय में न मालूम कैसा तूफान उठ खड़ा हुआ। रामलाल का स्वर कभी कभी उत्तेजना से कांपने लगता। किराए के रद्दी मकानों में रहने वाले लोगों के दुख दैन्य का वर्णन करते हुए वह रोने लगे। जब उन्होंने आंखें पोंछ ली तो आत्मानंद ने उनमें एक अद्भुत चमक देखी, जैसे रात का अंधेरा सुबह होते ही फट जाता है। आत्मानंद को एक रास्ता नजर आने लगा, इसलिए उसको अपनी अपमान भरी जिंदगी सहसा बर्दाश्त के बाहर हो गई। उसके हृदय में मुक्ति की एक तीव्र आकांक्षा उत्पन्न हुई, जिसके लिए वह रामलाल का अत्यधिक कृतज्ञ था। वह आंदोलन में खुशी खुशी शामिल हो गया। वह अधिक से अधिक परिश्रम और त्याग करके अपनी आकांक्षा और कृतज्ञता प्रकट करने के लिए उत्सुक हो उठा। वह जुलूस और सभाओं में भाग लेता। शहर में घूम घूम कर वह अपने जैसे लोगों से मिलता, उनको समझाता और उनको आंदोलन में खींच लाता। खबरें छपवाने के लिए वह अखबारों के दफ्तरों का चक्कर लगाता, सभाओं में दरी बिछा देता, कुर्सियां लगा देता और लोगों को ठीक ढंग से बिठाता। दौड़ धूप का काम करने को वह झट तैयार हो जाता। वह बहुत उत्साहित था, क्योंकि वह सोचता था कि अच्छे और पवित्र काम के लिए उसकी बेकार जिंदगी का उपयोग हो रहा है। उसको ख्याति और प्रशंसा नहीं चाहिए थी, और न वह अपने को इस योग्य ही समझता था। आंदोलन के प्रति उसका लगाव इतना गहरा था कि वह काम करके पीछे हट जाता, ताकि अपने त्याग का उसको अधिक से अधिक एहसास हो सके। 2 वर्ष का तेज आंदोलन, उसके बाद अधिकारियों को झुकना पड़ा। सफलता का कारण था एकता, परिश्रम और निस्वार्थ भावना। फूट डालने की कोशिश पत्थर की शिला तोड़ने के लिए समुद्र की प्रबल लहरों के प्रहार की तरह
खंड खंड हो गई थी। शहर जहां खत्म होता था वहां एक मैदान था, उसी में बस्ती बनकर तैयार हो गई। बस्ती से कुछ ही दूर पर एक पलाश का वन था। सभी मकान पक्के, मजबूत और एक ही तरह के थे। बगल में ही एक पार्क था और एक खेल का मैदान भी। मकानों की दो लंबी कतारें थी, जिनके बीच एक गली चली गई थी। वह पक्की थी और उसकी ईंटों पर सीमेंट की टिपकारी की गई थी। पार्क से गली को देखने से ऐसा लगता था जैसे एक लंबी दरी मकानों के बीच में बिछा दी गई है। देखते ही देखते वह वीरान जगह चहचहाने लगी। मकान उन्हीं लोगों को दिया गया जिन्होंने अपने अधिकार के लिए आंदोलन किया था। लोगों में कैसी खुशी और उमंग थी, मानो किसी पहाड़ से कोई सोता फूट आया हो। ऐसी खुशी जो महान परिश्रम के बाद सफलता मिलने पर ही दृष्टिगोचर होती है। दिवाली के 2 दिन पहले एक समारोह किया गया, जिसमें एक मंत्री भी शामिल हुए। इस अवसर पर रामलाल ने एक अत्यधिक प्रभावशाली भाषण दिया। वह खद्दर की धोती, एक लंबा कुर्ता तथा एक तिकोनी टोपी पहने थे, जैसे सिर पर एक पतली डोंगी उलट दी गई हो। उनका भाषण समुद्र में उठने वाले बादलों की तरह ऊंचा उठता गया। उन्होंने पहले विजय पर खुशी प्रकट की और सबको बधाई दी। इसके बाद कहा कि यह सफलता साधारण लोगों के परिश्रम, एकता और त्याग की वजह से मिली है। वे बोलते गए, ये बस्ती हमारी न्याय संगत आकांक्षाओं की साकार प्रतिमा है। इसकी एक एक ईंट हमारी संघर्ष और इच्छा शक्ति की कहानी कहती है। इन्हीं गुणों से कोई जाति तरक्की करती है। अपने हाथों को नचाते हुए उन्होंने आगे कहा, पर हर विजय के साथ कुछ गंभीर दायित्व आ जाते हैं। हम खुशी में अपने महान आदर्श को न भूलें, क्योंकि सफलता मिलने से लोग निश्चिंत हो जाते हैं। हम पहले की तरह ही लगन और परिश्रम से कार्य करें, अपने घर को साफ रखें, साथ ही दूसरों के घरों को गंदा न करें, बाहर कोई कूड़ा न फेंकें। आपके मकान के पीछे एक गली है, जितनी खूबसूरत है वह उसकी एक एक ईंट एक दूसरे से मजबूती से जुड़ी हुई है। ऐसी ही एकता से मजबूती आती है। ये गली केवल ईंटों की ही एक मामूली गली नहीं है, बल्कि ये हमारी सभ्यता, संस्कृति और उच्च आदर्शों की प्रतीक है। एक सुंदर और साफ सुथरी गली वहां के निवासियों की चेतनाशीलता को प्रकट करती है। इसलिए गली को साफ सुथरी रखें और उसकी एक ईंट को भी उखड़ने न दें। यदि उखड़ जाए तो फौरन जोड़ दें। हमको सारे शहर के सामने एक उच्च आदर्श प्रस्तुत करना है। कैसे ऊंचे ख्याल थे, जैसे पहाड़ की एक चोटी आकाश में उठती गई थी। आत्मानंद का मुंह उत्साह से फूल गया था। भावनाओं की अकल्पनीय ऊंचाई पर पहुंचकर रामलाल की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। चारों ओर सन्नाटा छा गया। कुछ औरतें आंखों पर आंचल रखकर सुबकने लगी। बहुत से लोग नाक सुड़कने लगे। सबके चेहरों पर एक दृढ़ संकल्प भावना। आत्मानंद ने उसी समय मन ही मन एक प्रतिज्ञा कर ली। सारी बस्ती पर आम के बोरों की तरह एक नई उमंग छा गई। सबके घरों के सामने अहाते बन गए, जिनमें फूल पौधे आदि लगा दिए गए। वे रोज अहाते की सफाई करते, क्यारियों को गोड़ते और पौधों की सिंचाई करते। इसके साथ ही वे अपने पीछे की गली को बेहद प्यार करने लगे। सचमुच वह केवल गली ही नहीं थी, बल्कि वह शीघ्र ही उनके सहकारी और चेतनशील जिंदगी की एक बहुत मजबूत कड़ी बन गई। सबने अपने आंगन में एक टिन का कनस्तर रख दिया। वे उन कनस्तरों में कूड़ा इकट्ठा करते, जिनको सवेरे जमादार आकर उठा ले जाता। जमादार के अलावा वे स्वयं अपने अपने मकान के सामने गली की सफाई करते। इसकी ईंटों को पानी डाल डालकर चमचमाया जाता। जाड़े में तो उस गली में एक अनोखी चहल पहल व्याप्त हो जाती। औरतें काम धाम करके वहां चारपाइयां डाल देती और बैठकर धूप खाती। वे बातें भी करती जाती और साथ ही कोई हल्का फुल्का काम भी,
स्वेटर बुने जा रहे थे, कढ़ाई हो रही थी, कोई थाली में चावल दाल ही लेकर बीनने बैठ जाती, किसी को खाट पर चुपचाप चित्त लेटने में मजा आ रहा था। जब गप्पें छिड़ जाती उनका तांता न टूटता, कभी मैके की और कभी अपनी पति की तारीफ, कभी किसी दुख पर अश्रु प्लावन, कभी कोई सौंधी मूंगफली मंगा लेती। उसकी देखा देखी अन्य भी ऐसा ही करती थी, क्योंकि सभी के बच्चे थे। जो नहीं मंगाती उसको पास वाली स्त्री ललकारती थी, आइए बहन जी, अरे आइए खाइए, वाह ये कैसे होगा, आइए तो। इस तरह चह चह और हा ही शाम तक मची रहती। जब तक वे बैठी रहती, उनके छोटे छोटे बच्चे खूंटों से बंधे बछड़ों की तरह किलकारियां मारते हुए दौड़ दौड़ कर कुछ दूर जाते थे और फिर अपनी माओं के पास लौट आते थे। धीरे धीरे एक स्वस्थ सामाजिक जीवन विकसित होने लगा। लोग धूमधाम से अपने सामाजिक और धार्मिक त्योहार मनाते। जब कोई बड़ा त्योहार आता तो सबसे चंदा मांग लिया जाता और समारोह का बहुत अच्छा प्रबंध हो जाता। किसी भी त्योहार में सभी घरों के लोग मदद देते और शामिल होते। हिंदू लोग कीर्तन भी करते थे, जिसके लिए चंदे से ढोलक, मजीरा और हारमोनियम खरीद लिए गए। जिसके यहाँ कीर्तन होता वह किराया देकर हारमोनियम, ढोलक आदि ले जाता। दूसरे अवसरों पर इसी नियम का पालन करके ये सामान ले जाए जा सकते थे। इस तरह प्राप्त रकम सामूहिक कोष में जमा कर दी जाती। साल में 2 नाटक होते थे, कई बार फिल्में दिखाई जाती, कभी खेल कूद प्रतियोगिताएं हो रही है, कभी फुटबॉल या क्रिकेट मैच हो रहे हैं, कभी शिशु प्रदर्शनी। इन सभी आयोजनों के लिए विभिन्न समितियां बन गई तथा उनके कोष स्थापित कर दिए गए, जिनके अध्यक्ष रामलाल ही बनाए जाते, क्योंकि उनके प्रति लोगों की अगाध श्रद्धा थी। हर समारोह में रामलाल का अवश्य भाषण होता, जो कहते कि ये एक महान बस्ती है और वह शहर के अन्य मोहल्लों और बस्तियों के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करती है। इसी तरह दुख संकट में सभी लोग शरीक होते थे। किसी के बीमार पड़ते ही लोग दौड़ पड़ते, कोई डॉक्टर को बुला लाता। यदि हालत गंभीर होती तो आधी रात ही क्यों न हो, लोग उसको अस्पताल पहुंचा देते। औरतें मिलजुल कर घर को संभाल देती, दोनों जून चौका बर्तन कर देती, खाना बना देती, बच्चों को खिला पिला देती और पहना ओढ़ा देती। यदि किसी के यहाँ कोई मर जाता तो लोग पहुंच जाते और शमशान घाट या कब्रिस्तान तक हर तरह की मदद करते। किसी के पास पैसा न होने पर चंदे द्वारा अंत्येष्टि का सारा प्रबंध कर दिया जाता। इसी तरह अन्य संकटों में लोग जुट पड़ते थे। किन्हीं बाहरी तत्वों से झगड़ा होने पर सारी बस्ती कमर कसकर बाहर निकल आती थी। इसी एकता, सतर्कता और कुर्बानी की भावना के कारण चोर चाई लफंगों की बस्ती में फटकने की हिम्मत नहीं होती थी। संक्षेप में ये कहा जा सकता है कि लोग अपने प्रिय नेता और पथ प्रदर्शक रामलाल के आदर्शों में अपने को ढालने का अधिकाधिक प्रयास कर रहे थे। आत्मानंद इन सभी कार्यों में महत्वपूर्ण हिस्सा लेता। कभी वह इस काम के लिए दौड़ रहा है और कभी उस काम के लिए। उसकी मेहनत और जवांमर्दी के लोग अभ्यस्त हो गए थे। उसके पहुंचते ही लोगों को विश्वास हो जाता कि कार्य बहुत अच्छे ढंग से संपन्न हो जाएगा। आत्मानंद जितना परिश्रम करता उससे उसको उतनी ही प्रसन्नता होती थी, क्योंकि बस्ती और गली से उसका गहरा लगाव हो गया था। सारी धरती फूलों से महक रही थी। बसंत का महीना, पलाश के वन में लाल लाल फूल बिछ गए थे, जैसे वन में आग लग गई हो। बस्ती के बने 4 वर्ष बीत गए। एक दिन सवेरे लोगों ने देखा कि दक्षिण के इलाके में गली की बहुत सी ईंटें गायब है। ये एक विचित्र घटना थी। चारों ओर तहलका मच गया। एक बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। लोगों के चेहरे क्रोध से दमकने लगे। जिस गली को लोग इतना प्यार करते थे और जिसको अपने पवित्र आदर्श की तरह रक्षा करते थे, उसकी यह बर्बादी उनको बर्दाश्त नहीं हुई। किसी को शंका हुई कि ये बगल के मोहल्ले की कार्रवाई है। इस पर सभी मोहल्ले की ओर
कूच करने को तैयार हो गए। इसी समय रामलाल आ गए। रामलाल ने अत्यधिक शांत वाणी से कहा, हमको इतना अधिक उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। हमें जल्दबाजी में कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे खून खराबी या मन मुटाव पैदा हो। इंसान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। गली की समस्या तो एक मामूली समस्या है। ये ईंटें मनुष्य से बढ़कर नहीं है। हम गली को और खूबसूरत बना सकते हैं, पर यदि एक भी आदमी मरता है तो उसको लौटाया नहीं जा सकता। आप शांत रहिए और सारा मामला मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं इस मामले का पूरी तरह पता लगाऊंगा, फिर कार्रवाई निश्चित करूंगा। लोगों ने अचंभे से रामलाल को देखा। गली की समस्या एक मामूली समस्या है, ये बात उनके कलेजे में बाण की तरह बिंध गई। पर वे फौरन आश्वस्त भी हो गए। रामलाल पर वे किसी प्रकार का संदेह कर ही नहीं सकते थे। दिन पर दिन बीतने लगे और गली का वह हिस्सा उसी तरह उजड़ा पड़ा रहा। लोग रामलाल के निर्णय की बेचैनी से प्रतीक्षा करते रहे, पर रामलाल बहुत व्यस्त नजर आते। किसी के मिलने पर वह दूसरी समस्या के बारे में बात करने लगते। कभी वह बड़ी रुखाई से बोलते, रामलाल को क्या हो गया है? ऐसे तो वह कभी नहीं थे। कम से कम सामूहिक कोष में से पैसा निकालकर गली की मरम्मत नहीं हो सकती थी? कुछ दिनों बाद एक हवा उठकर वह बस्ती में धीरे धीरे फैल गई। हर जगह खुसुर फुसुर। बांकीलाल एक दिन आत्मानंद के यहाँ पहुंचा। वह रामलाल का खास आदमी समझा जाता था। वह बहुत ही गंभीर था। उसने धीरे से पूछा, जानते हो इन ईंटों की किसने चोरी की है? आत्मानंद आंखें फाड़ फाड़ कर उसको देखने लगा। तुम किसी दुनिया में रहते हो? बांकीलाल ने क्रोध में कहा। यह सारी कार्रवाई रामलाल की है। उन्होंने उन ईंटों से अपने आंगन में एक छोटा सा गुसलखाना बनवा दिया है। झूठ, एकदम झूठ। ये हो ही नहीं सकता, आत्मानंद ने तड़प कर कहा। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। हो ही नहीं सकता, पर ऐसा हुआ है। रामचंद्र तिवारी रात में पेशाब करने उठा था। उसने देखा कि रामलाल, उसकी बीवी और लड़के सभी ईंटें ढोकर घर ले जा रहे थे। यह है आदर्श। जिस आदर्श की दुहाई दी जा रही है उसी की हत्या। तिवारी ने टोका क्यों नहीं? रामलाल की इतनी इज्जत है। दुख और आश्चर्य से वह बोल नहीं पाया। वह आखिर ऐसा क्यों करेंगे? इन ईंटों की कीमत ही क्या है? कीमत? भले आदमी, दृष्टि की बात होती है। जब आदमी की नीयत खोटी हो जाती है तो वह छोटे से छोटा काम करने को तैयार हो जाता है। तब वह सबसे पहले अपने आदर्श का ही गला घोंटता है। आदर्श खत्म होने पर वह एक पैसा के लिए भी कुछ भी कर सकता है। तुम तो सीधे साधे हो, पर मैं रामलाल को नजदीक से देखता रहा हूं। तुम ही बताओ, पहले के रामलाल और आज के रामलाल में कोई फर्क नहीं है? सफलता और निर्द्वंद इज्जत से उनको घमंड हो गया है। वह अब अपने को बहुत ऊंचा समझने लगे हैं और अपने साथियों को नीचा। बातें भी वह दूसरे ही ढंग से करते हैं। उनके घर जाकर देखो, एक खुशहाली कहाँ से आती है, जबकि वह नौकरी वही करते हैं जो हम करते हैं। रोज दावतें होती है, बड़े बड़े लोग आते हैं। बस्ती के किसी को भी नहीं पूछा जाता, तुमको कभी दावत मिली है? सारी समितियां और उनका सारा कोष उनकी जेब में रहता है। कभी पैसे का हिसाब वह देते हैं? मैं इसका विरोध करूंगा, क्योंकि मैं अपने महान आदर्शों की हत्या होते नहीं देख सकता। मैं तुम्हारे जैसे ईमानदार और कर्मठ व्यक्ति की मदद के लिए आया हूं। बांकीलाल के जाने के बाद आत्मानंद बहुत देर तक सन्न बैठा रहा। इसके बाद उठकर वह तिवारी के पास गया। तिवारी ने बांकीलाल की बात का समर्थन किया। वापस आकर आत्मानंद अपनी खाट पर मुंह ढककर सो गया। उसको लगा कि उसके दिल के 2 टुकड़े कर दिए गए हैं और वे नीचे गिरकर धूल में मिल गए हैं। बांकीलाल की बातों में तलवार की धार की तेजी थी। इसके बाद बस्ती 2 टुकड़ों में बंट गई। हर संस्था और समिति 2 हिस्सों में विभक्त हो गई। जहां ऐसा नहीं हुआ वहां प्रतिद्वंदी संस्था बना ली गई। अब दोनों दलों की ओर से अलग हर त्योहार, ड्रामा, समारोह मनाए जाते थे। ऐसे अवसरों पर दोनों समारोह में
जोर जोर से लाउड स्पीकर बजाकर अपनी अपनी विजय की घोषणा की जाती। दोनों ही दलों के लोग अपने को श्रेष्ठ, पवित्र और महान कहते थे और दूसरे को नीच और भ्रष्टाचारी। दोनों ही अपने अपने को गली के एकमात्र रक्षक और उसको अपने आदर्शों का प्रतीक घोषित करते थे। दोनों ही दलों के मुख्य मुख्य व्यक्तियों के विरुद्ध आक्षेप और आचरण के खिलाफ कहानियां गढ़कर प्रचारित की जाती थी। बांकीलाल बहुत ही गर्म और जोशीला भाषण देता था। खूब जोर जोर से चिल्लाना वह अपनी महानता सिद्ध करने के लिए बहुत जरूरी समझता था। रामलाल जितना लंबा कुर्ता पहनते थे उससे वह अधिक लंबा कुर्ता पहनता था। रामलाल से अपने खत भी वह लंबे रखता था। उसकी टोपी रामलाल से अधिक पतली और नुकीली थी। उसके भाषणों में आत्मा, नैतिकता, शहादत, क्रांति, रक्त आदि शब्दों की भरमार होती थी। बीच बीच में वह ललकार कर कहता था, मैं चेतावनी देता हूं कि उसका विश्वास था कि इस तरह चेतावनियां देने से लोग उसको रामलाल से अधिक बहादुर, त्यागी और गंभीर तथा विद्वान समझेंगे। वह गरज कर ऐलान करता कि आइंदे यदि यहाँ कोई भ्रष्टाचार की घटना हुई तो जनता उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। आत्मानंद अब बांकीलाल के साथ हो गया था। वह बांकीलाल के दल को संगठित करने में अपना सारा समय देता। वह उसी ईमानदारी और परिश्रम से काम करता। रामलाल की बातों से उससे घृणा हो गई थी, पर उसको विश्वास था कि बांकीलाल के मार्ग पर चलकर एक दिन अवश्य इस बस्ती में एक आदर्श समाज की स्थापना होगी। वह प्रसन्न रहने लगा और उसकी निराशा समाप्त हो गई। उसको उन दिनों की याद आई जब वह उस रद्दी मकान में पशु की तरह जिंदगी बिता रहा था। इसके बाद मुक्ति के आंदोलन में शामिल होकर उसका सारा व्यक्तित्व ही बदल गया। तब उसने समझा कि उपयोगी और सार्थक जीवन का क्या अर्थ है और अच्छे उद्देश्य के लिए कठोर कर्म से बढ़कर कुछ भी नहीं है। वह कैसा दिन होगा जब लोग स्वार्थों से मुक्त हो जाएंगे। ऐसा दिन अवश्य आएगा, अवश्य आएगा। पर इस विभाजन तथा परस्पर आरोप प्रत्यारोप का ये परिणाम हुआ कि बस्ती के लोगों में पहले जैसा उत्साह नहीं रहा। उनमें आपस में संदेह, ईर्ष्या, डाह की भावनाएं पनपने लगी। आपस में लड़ाई झगड़े खड़े होने लगे। गली में 2-4 जगह और भी ईंटें उखड़ गई। ये ईंटें रात में उखाड़ दी जाती थी। कोई उनसे चबूतरा बना लेता, कोई होदिया। रात ही रात में ये काम हो जाता था। कहने पर लोग कहते कि बाजार से ईंटें खरीदी गई है, ये बहुत पहले का ही बना है। लोग अब पहले की तरह गली को साफ सुथरा नहीं रखते थे, क्योंकि ईंटों के प्रति उनके दिल में जो श्रद्धा भाव था वह कम होता जा रहा था। आत्मानंद को कुछ खटका मालूम हुआ। गली से खटखट की आवाज आ रही थी। शायद कुछ पगध्वनियां थी। अंधेरी रात थी और उसको नींद आ रही थी। उसने टॉर्च लिया और धीरे से किवाड़ खोला। 3 आदमी नाली में झुककर कुछ उखाड़ रहे थे। कौन है? आत्मानंद ने बुलंद आवाज में पूछा। आवाज सुनकर उन तीनों ने पीछे मुड़कर देखा, फिर भी भाग चले। आत्मानंद ने टॉर्च चलाई। क्या बांकीलाल? 2 अन्य व्यक्ति पहचाने नहीं जा सके। बांकीलाल यहाँ क्या कर रहा है? वह गली में घूम घूम कर तथा टॉर्च जलाकर देखने लगा, पर कुछ विशेष समझ में नहीं आया। वह बहुत देर तक अंधेरे में ही खड़ा रहा, फिर घर में आकर लेटा रहा कि सवेरे बांकीलाल से पूछेगा। किंतु सवेरे बस्ती भर में एक खलबली मची हुई थी। गली में, नालियों में जो लोहे की जालियां थी और मैन होल के जो ढक्कन थे, वे सभी शुरू से आखिर तक गायब थे। किसने किया ये? आत्मानंद निराशा की अनंत गहराई में लुढ़कता गया। उसको अत्यधिक शर्म, अपमान और तुच्छता का अनुभव हो रहा था। उसके दिल के जैसे असंख्य टुकड़े कर दिए गए हों। क्या दुनिया ऐसी है? क्या विश्वास का यही फल मिलता है? कितना बेवकूफ उसे बनाया गया है। उसकी जिंदगी का क्या महत्व है? उसने क्या पाया अभी तक? न उसे ख्याति ही मिली और न धन ही। उसने काम के पीछे अपने बाल बच्चों पर ध्यान नहीं दिया। अपनी घर गृहस्थी सुधारने की भी उसने कोशिश नहीं की। वस्तुतः वह पहले रामलाल की गुलामी करता रहा, उसके बाद बांकीलाल की। बस्ती की हालत दिन पर दिन खराब होती गई। गली में अब
किसी की दिलचस्पी नहीं रह गई थी। गली की काफी ईंटें उखड़ चुकी थी। ईंटों को उखाड़कर घर में ले जाना लोग सबसे होशियारी की बात समझते। सबके सामने रामलाल और बांकीलाल का आदर्श था। अब लोग अलग अलग गिरोह बनाकर अपना स्वार्थ साधन करने लगे। कोई जाति के आधार पर गिरोह बना लेता, कोई धर्म के आधार पर और कोई क्षेत्र के आधार पर। आपस में तनाव बढ़ गया और नए नए प्रकार के झगड़े खड़े होने लगे। गली में खूब कूड़े गिरने लगे और कई जगह कूड़ों के टीले बन गए। स्त्रियों में वाक युद्ध शुरू होता और उसके बाद झोटाबल भी होने लगती। सबके दिल पर ईर्ष्या और स्वार्थ की छाया मंडराने लगी थी। बाहर के लोग भी अब आकर बची खुची ईंटें उखाड़कर चलने बनते। बाहर के गुंडे और बदमाश बस्ती में घूमने लगे, क्योंकि एक गिरोह दूसरे को नीचा दिखाने के लिए उनको बुला लाता था। किसी को दुखी और अपमानित देखकर दूसरे बहुत प्रसन्न होते। वे घर में चुपचाप बैठे रहते और मदद को नहीं निकलते। आत्मानंद जैसे जड़ हो गया। उसने लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया। वह चुपचाप सिर झुकाकर घर से बाहर निकल जाता। शाम को दफ्तर से आने के बाद सिर नीचा करके घर के अंदर घुस जाता। वह अक्सर चारपाई पर लेटकर या कुर्सी पर बैठकर अपने सामने एक टक देखा करता। उसके दिमाग में अनोखे विचार उठा करते। कभी वह क्रोध, घृणा और विद्रोह की भावना से कांपने लगता, कभी ईर्ष्या एवं महत्वाकांक्षाओं की लहरों पर झूलने लगता, कभी व्यर्थता और उदासीनता से ग्रस्त। कभी कभी उसके सामने कई विचार और रास्ते उभर आते, लेकिन उसकी समझ में नहीं आता कि सत्य क्या है। आखिर सत्य क्या है? ये थी कहानी अमरकांत जी की बस्ती। अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और मिलेंगे कल किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।